हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या होती है और उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज़ होती हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो ये बहुत तरीके की एनर्जीज़ होती हैं, अलग अलग टाइप्स की एनर्जीज़ होती हैं और ये एनर्जीज़ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस भी इन्हीं कन्वर्जन्स में से एक है। तो एक डिवाइस हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। अब आप ये सोचते हो कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? तो आपको पता है कि आप जो एनर्जी कंज्यूम करते हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हो, किस फॉर्म में कंज्यूम करते हो? इलेक्ट्रिसिटी की। तो आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी से आपको जो भी एनर्जी मिलती है वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, भले ही आप उसको अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करके कंज्यूम करते हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में या तो कंज्यूम होती है या फिर इवॉल्व होती है। तो केमिकल एनर्जी का लेना देना है केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल एनर्जी जो है वो या तो कंज्यूम करेगा वो सब्सटेंस या फिर रिलीज करेगा, तो वो उसकी केमिकल एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक केमिकल रिएक्शन करवाता है। तो ऐसे सेल को, ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इसी फिनोमिनन को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जिस डिवाइस में ये पूरा प्रोसेस होता है उस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये कैसे होता है इसको हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की, जो कि आपने शायद बचपन से काफ़ी सुने होंगे। कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने थ्रू। मीन्स जिन सब्सटेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, और जिन सब्सटेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मेटल्स जितने भी हैं, जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। और इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते, जैसे आपका प्लास्टिक क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। या रबर क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। वुड क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के। उसी तरीके से एक और टर्म है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपको पता है कि जनरली इन सॉलिड स्टेट में हम सीधे कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और इंसुलेटर्स जो अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन हम कब करते हैं? हम करते हैं इसको डिस्कस इन केस ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है जो वाटर होता है, अगर आप प्योर वाटर लेते हो, प्योर वाटर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन आप कहोगे कि वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तभी तो उस पर आपको
शॉक महसूस होता है अगर वाटर में करंट पास हो रहा हो तो। उसका रीज़न है प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज़। अगर वाटर इम्प्योर है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, उसमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं। इन जनरल जो वाटर होता है उसमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं जिनकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाता है। अगर उसमें वो मिनरल्स नहीं होंगे तो प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा अपने थ्रू। तो यहाँ पे प्योर वाटर आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सब्सटेंस ऐड कर लेता हूँ। मान लेते हैं प्योर वाटर में, मान लेते हैं मैंने ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट ऐड करने से प्योर वाटर जो होगा, अगर आप इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। उसी तरीके से अगर मैं कॉपर सल्फेट की जगह ऐड करूं इसमें शुगर, अगर मैं इसमें शुगर ऐड करता हूं तो शुगर ऐड करने के बाद ये तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपके पास दो सब्सटेंसेस हो गए। एक वो सब्सटेंसेस जिनका सॉल्यूशन, क्योंकि अगर मैं कॉपर सल्फेट ऐड करूँगा तो मैं क्या कहूँगा, ये कॉपर सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन बना दिया। और अगर मैं शुगर को वाटर में ऐड करूँगा तो मैं क्या कहूँगा, मैंने एक शुगर का सॉल्यूशन बना दिया। तो आप ये कह सकते हो कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनके सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं अपने थ्रू, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो आप कह सकते हो कॉपर सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इसका सॉल्यूशन बना के आप इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो। लेकिन वो सब्सटेंसेस जिनके सॉल्यूशंस के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते हो, आपने शुगर ऐड किया वाटर में और उसके सॉल्यूशन के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हो, तो ये हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे कंडक्टर्स और इंसुलेटर का केस था, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस है। तो इसीलिए क्योंकि आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से ऑलरेडी अवेयर हो, उनसे आप कंपैरिजन कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जनरली हम सॉलिड स्टेट में यूज़ करते हैं, वैसे तो हम सॉल्यूशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हम खास तौर से सॉल्यूशंस के लिए ही यूज़ करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट क्यों होता है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों होता है। तो उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर या फिर इंसुलेटर क्यों होता है। आपको जैसा भी बताया कि वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने थ्रू, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों को हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो सॉलिड स्टेट की बात करते हैं हम लोग, और एक सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसका रेट ऑफ फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी सब्सटेंस के थ्रू। मतलब ये कि करंट पास करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, अगर चार्ज फ्लो नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब जो सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में या चार्ज को फ्लो करने में, उनको हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स। क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर्स। मतलब जो अपने साथ चार्ज कैरी करते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उनको हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स। तो हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट में चार्ज कैरियर्स का जो काम करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कोई भी सब्सटेंस या तो इजीली लूज कर लेता है या फिर गेन कर सकता है, खासतौर से मेटल्स में। तो मेटल्स क्या करते हैं? अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर लेते हैं, तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे सब्सटेंस के थ्रू, मान लेते हैं ये कोई मेटल रॉड है, तो पूरे सब्सटेंस के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। और क्योंकि चार्ज कैरियर ही नहीं है, कोई पार्टिकल है ही नहीं जो चार्ज कैरी कर सके एक तरफ से दूसरी तरफ, और जब चार्ज ही फ्लो नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चार्ज कैरियर्स सॉलिड के केसेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्यूशंस के केस में, तो सॉल्यूशंस के केस में चार्ज कैरियर्स का काम इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते हैं, वो करते हैं आयंस।
आपको पता है कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस फॉर्म करता है। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स का काम कौन करते हैं? आयंस। तो मतलब कि अगर किसी भी सब्सटेंस में आयंस होंगे, मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस का आपने सॉल्यूशन बनाया और उसने आयंस फॉर्म किए, तो वो आयंस जब फ्लो होंगे तो वो चार्ज कैरी कर रहे हैं, क्योंकि आयंस के पास तो ऑलरेडी चार्ज होता है, तो चार्ज कैरी कर रहे हैं। और अगर वो चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो कॉपर सल्फेट को अब जब वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये डिसोसिएट हो जाता है कॉपर और सल्फेट आयन में। लेकिन जब आप शुगर को डिसॉल्व करते हो वाटर में तो ये डिसोसिएट नहीं होता है आयंस में। और यही रीज़न है कि जो कॉपर सल्फेट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि इसमें अब चार्ज कैरियर्स हैं, इसमें आयंस हैं, लेकिन ये आयंस फॉर्म ही नहीं करता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स क्यों नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तभी आएगी जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी किस में कंडक्ट होगी? इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ के तो कोई फ़ायदा है नहीं इस चैप्टर में, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है बस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आपको ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो फॉर्म होते हैं कहाँ से? किसी भी सब्सटेंस से। जैसे कॉपर सल्फेट जो है किसी भी मॉलिक्यूल से, जैसे कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हुआ कॉपर आयन और सल्फेट आयन में। तो उसी बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। तो जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करोगे वाटर में तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, मतलब पूरा कॉपर सल्फेट कॉपर आयन और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा। तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। उसी तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। जैसे कि आपका कॉपर सल्फेट ही है, या NaCl है, या NaOH है, या HCl है, H2SO4 है। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये होती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट फिर भी एक इजी तरीका ये है इसका कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में और फॉर्म करते हैं H+ आयन। उसी तरीके से जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, जैसे NaOH है, KOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसेस भी क्या होते हैं? ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और OH- आयन्स देते हैं वाटर में। तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके साथ साथ जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं उनके जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे NaOH और HCl का जो सॉल्ट होगा दैट इज़ NaCl, और NaOH और H2SO4 का जो सॉल्ट होगा दैट इज़ Na2SO4। तो ये भी क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो इस तरीके से आप कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता कर सकते हो। उसी तरीके से नेक्स्ट जो आता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में जो सॉल्यूशन वो फॉर्म करते हैं, एक्वस वाटर, तो उनके एक्वस सॉल्यूशन में अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, यानी पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, कुछ पार्टिकल्स उनके डिसोसिएट होंगे, कुछ नहीं होंगे आयंस में, तो उनको हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कुछ एग्जांपल्स हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के आपके पास, जैसे NH4OH या फिर CH3COOH या फिर AgCl, PbCl2। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली क्या होते हैं? वीक बेसेस और वीक एसिड्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, आपको पता है वो सारे वीक एसिड्स होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे।
और वीक बेसिस भी, और उनके कुछ सॉल्ट्स भी। तो कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। तो ये डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में। अब आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब आपको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, तो आप अपने पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो। पहला डिफरेंस आप क्या लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उनके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते उनके एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं। तो आप बोल सकते हो दे कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो आयंस फॉर्म करता ही नहीं है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में केवल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ही होंगे उनके एक्वस सॉल्यूशंस में। तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इनके बीच में। तो 2-3 पॉइंट्स आप खुद से बना सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो पहला डिफरेंस तो आपने ये लिख लिया। दूसरा डिफरेंस आप क्या लिख सकते हो, दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जितने ज़्यादा वो आयंस फॉर्म करेंगे उतने ही ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे, और जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो पास कर सकते हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, तो उसमें चार्ज कैरियर्स ही कम होते हैं क्योंकि आयंस कम फॉर्म करते हैं, तो ये कम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो दूसरा डिफरेंस भी मिल गया कि दे कैन कंडक्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अच्छा, तीसरा डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और कंप्लीटली डिसोसिएट होके इलेक्ट्रोलाइट्स के आपको केवल क्या मिलेंगे सॉल्यूशन में, आयंस मिलेंगे। तो दे कंसिस्ट ऑफ आयंस ओनली, कौन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वाइल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंसिस्ट ऑफ आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ गए, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन सारे के सारे तो नहीं होंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही रहेंगे और कुछ डिसोसिएट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पार्शियल डिसोसिएशन होता है, लेकिन इसमें तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन की वजह से सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ध्यान में रखें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको केवल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस मिलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको आयंस भी मिलेंगे उसके, और मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको केवल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें डिसोसिएशन होता ही नहीं है, ये आयंस फॉर्म करता ही नहीं है, तो इसमें आयंस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको ना के बराबर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट के, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपको आयंस नहीं मिलेंगे। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें आपको आयंस भी मिल जाएंगे और मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।